my dear students and learner. Today I am here to present chapter 2nd of history, that is from class 9th, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Student, this is the summary of this chapter and this is the second video which I am going to present here. तो ये second जो चैप्टर है उसकी समरी आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में समरी मैंने ऑलरेडी आज की आधे चैप्टर की जो समरी थी जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और उसके आगे आने वाले 17 से पहले के जो स्टेजेस थे हमने उसके बारे में पढ़ा था. ठीक, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और ये समरी मैं आपको पूरे चैप्टर के यहाँ देने वाला हूँ रशियन रेवोल्यूशन की. ठीक है, तो जो रशियन रेवोल्यूशन था वो माना जाता है कि कब हुआ था, 1917 में ऑकर हुआ था. रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था बच्चों वो 1917 में हुआ था. आप क्लियरली नोट कर सकते हैं एक एक डेट. ठीक है, उसके बाद इसके दो फेज़ थे, फेज़ 1 और फेज़ 2. फेज़ 1 जो था वो था आपका फरवरी में माना जाता है. ठीक है, और जो फेज़ 2 था वो माना जाता है आपको अक्टूबर में. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रशियन रेवोल्यूशन के यहाँ पर 1947 में जो हुआ था उसके दो पार्ट थे. ये दो फेज़ में हुआ था बेटा रशियन रेवोल्यूशन, फेज़ 1 और फेज़ 2. जो फेज़ 1 है आपका वो हुआ था फरवरी में और जो फेज़ 2 था वो था अक्टूबर में. मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि 1917 में जब फरवरी रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो जो फरवरी का महीना था वो आपका जूलियन कैलेंडर के हिसाब से था. तो जूलियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो बच्चों पहले फॉलो हुआ करता था. ठीक है, आजकल हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर. जो आप जिसमें आप डेट देखते हो, हम डेट देखते हैं, वो सब ग्रेगोरियन कैलेंडर है. तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद तुरंत ही कौन सा कैलेंडर स्टार्ट हो चुका था, ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो चुका था. ठीक है, तो अगर मैं ओल्ड स्टाइल से देखूँ तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था ओल्ड स्टाइल से, OS मीन्स ओल्ड स्टाइल, तो ओल्ड स्टाइल से जो रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था वो फरवरी और अक्टूबर में हुआ था. ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो करंट कैलेंडर है उसके हिसाब से देखूँ तो जो फरवरी रेवोल्यूशन है वो हुआ था मार्च में और जो अक्टूबर में हुआ था वो हुआ था नवंबर में. ठीक है, यहाँ पर जो जूलियन कैलेंडर है ये और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है बच्चों, इसमें सीधा सीधा सा 12 डेज़ का डिफरेंस होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये आगे होता है अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर. इसमें डेज कम होते हैं जूलियन कैलेंडर में. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात ये मार्च में 8 मार्च की डेट दी जाती है इसकी और उस दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो जब मैंने इस चैप्टर की डिटेल में NCERT से वीडियोस लेक्चर बनाए थे तब मैंने इसके बारे में वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में मेंशन भी किया था फेज़ 1 में. आपको अगर याद हो तो, नहीं है तो आप NCERT से रेफ़र कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रशियन रेवोल्यूशन था उसका फेज़ 1 क्या था. ठीक है, फेज़ 1 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये कौन से मंथ को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, फरवरी को. लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था तो अक्टूबर बोला जाएगा. ठीक है, अक्टूबर माना जाता है रशियन रेवोल्यूशन. लेकिन फेज़ 1 इसका जो स्टार्ट था वो फेब से स्टार्ट था क्योंकि जो ऑटोक्रेसी थी ज़ार की वो जो एंड हुई थी वो कहाँ से हुई थी, आपकी फेज़ 1 से हुई थी. तो हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से, या वर्ल्ड वॉर उस समय चल ही रहा था, तो उस समय देश में बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहे थे. यानी कि वर्कर के पास खाने के लिए खाना नहीं था, ब्रेड नहीं थी, वुड ग्रेन्स नहीं थे. ठीक है, पगार बहुत कम थी, वेजेस बहुत कम थी. तो जब खाने के लिए खाना नहीं था मेन चीज़, तो फूड ग्रेन अवेलेबल ना होने की वजह से जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी. ठीक है, और वो पेट्रोगार्ड के सामने आके उन्होंने यहाँ पर क्या कर दी, सीधे सीधे से स्ट्राइक कर दी. ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक पेट्रोगार्ड के बारे में. जो पेट्रोगार्ड है यहाँ पर उसको हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया था, सेंट पीटर्सबर्ग से नाम रख दिया था पेट्रोगार्ड का. ठीक, ये हम कह सकते हैं कि कैपिटल थी. हालांकि मॉस्को भी एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है पर ये उस समय कैपिटल थी. ठीक है ना, पेट्रोगार्ड इसका सेंट पीटर्सबर्ग से नाम पेट्रोगार्ड चेंज कर दिया था जर्मन सेंटीमेंट्स को लेके, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग था वो नाम कहीं ना कहीं जर्मन सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ था. ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिया गया था. आगे जब लेनिन की सत्ता आई तो लेनिन की सत्ता ने इस जगह का नाम पेट्रोगार्ड से हटा के लेनिनग्राड कर दिया था. ठीक है, और वापस से 1991 में
यूएसएसआर ने इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले इसका नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, फिर पेट्रोग्राद और फिर लेनिनग्राड और फिर लास्ट में पीटर्सबर्ग। ठीक है, ये डेट भी मैंने मेंशन की हुई है, आप सारी डेट देख सकते हैं, फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि सर डेट नहीं थी उसमें। चलिए, तो ये था पहला फेज स्टार्ट हुआ यहाँ से। दूसरे फेज में, उसी फेज में हम आगे बढ़ते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट इरप्ट टू। अभी तक तो सिर्फ वर्कर आए थे स्ट्राइक्स के लिए रोड्स पर, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर पब्लिक ने अभी प्रोटेस्ट कर दिया पूरी तरीके से, है ना। पब्लिक पूरा क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन का पार्ट बन रही थी। ठीक है, तो जो रोमनोव डायनेस्टी थी जार निकोलस सेकंड की, 300 से 400 साल पुरानी ये जो डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी खत्म हो गई। फर्स्ट फेज में हुआ क्या, जो जार निकोलस थे उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट मीन्स अपनी जगह उन्होंने छोड़ दी। किसके फेवर में, अपने ब्रदर के फेवर में, जिसका नाम था माइकल। माइकल जो थे वो जार निकोलस के छोटे ब्रदर थे। तो जो ये माइकल थे, उनको ये मालूम था कि लोगों के बीच में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, तो ऐसे में अगर वो सत्ता संभालते, ठीक है, तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो जो उनके भाई थे उन्होंने पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये ज़ार नहीं बनना चाहूँगा रशिया का। ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़ार निकोलस की जो डायनेस्टी थी, रोमनोव डायनेस्टी 300 से 400 साल पुरानी, इसका आज अंत हो गया, क्योंकि जो ऑटोक्रेसी थी ज़ार की वजह से हट चुकी थी। ठीक है, अब उसके बाद ड्यूमा ने पावर ली। मैंने बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ये, ठीक है ना। ड्यूमा ने उसकी जगह पावर ले ली और उसके साथ ज्वाइन की किसने, सोवियत डेमोक्रेटिक प्रोविजंस ने, सोवियत डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसको हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ड्यूमा ने और सोवियत डेमोक्रेटिक ने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल का मतलब होता है बच्चों टेम्परेरी गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। और जो प्रोविजनल ये जो गवर्नमेंट बनी थी, जिसके मैं डेमोक्रेटिक प्रोविजनल बात कर रहा हूँ, इसमें मेंशेविक पार्टी के लोग थे। ठीक है ना, तो मेंशेविक्स ने और ड्यूमा ने मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अलेक्जेंडर क्रिनस्की इसके पीएम थे, मेंशेविक फ्रिक्शन के थे जो भी। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर क्रिनस्की से हमें इतना मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लेनिन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टैलिन के बारे में पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। अब इनकी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई, किसने, ड्यूमा ने और किसने, सोवियत डेमोक्रेट ने प्रोविजनल जो अपनी गवर्नमेंट बनाई मेंशेविक के साथ मिलके। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने 2 मिस्टेक की, जिसकी वजह से हम आगे बताएंगे कि इस गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ। इन्होंने डोंट होल्ड द इलेक्शंस। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम चल रहा है और रशिया में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम दोबारा इलेक्शन इस समय नहीं कराएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम दोबारा इलेक्शन नहीं कराएंगे, जो व्यक्ति इस समय चुना हुआ है, जो पार्टी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट को चलाएगी। ठीक है, दूसरा, उन्होंने सरकार अपनी बनते ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से विड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे WW1 लिख रहा है, W का मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से विड्रॉ नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये था फेज फर्स्ट। किसी को कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फेज सेकंड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो हम फेज सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे मैंने अब आपको बताया था कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, है ना। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन थी और कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर फेज सेकंड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, फेज सेकंड अक्टूबर को कहते हैं यहाँ पर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन है, जिसकी मदद से मैं पूरी स्टोरी फॉर्म कर रहा हूँ रशियन रेवोल्यूशन की और फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बोल्शेविक अंडर लियोन ट्रॉट्स्की डिमांड इमीडिएट रिफॉर्म्स एंड विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है फेज सेकंड की। इसमें जो बोल्शेविक के उस समय जो नेता थे वो थे लियोन ट्रॉट्स्की। हालांकि लेनिन ही नेता थे इनके बोल्शेविक के, लेकिन इन्होंने किसकी लीडरशिप के अंडर, लियोन ट्रॉट्स्की के लीडरशिप के अंदर डिमांड की, ठीक है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट से कि रिफॉर्म्स लेके आए। रिफॉर्म्स मतलब जो भी ज़रूरत है हमारी कंट्री में, जैसे कि फूड शॉर्टेज हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लोग मर रहे थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने डिमांड की कि नए से नए रिफॉर्म जल्दी से जल्दी बदलाव लेके आए जाएँ, ठीक है, नई पॉलिसीज़ नीतियाँ लेके जाई जाएँ फेवर में, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से तुरंत विड्रॉ किया जाए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये इनकी मांग थी, यानी ये इनकी डिमांड थी। किसकी डिमांड थी? ये थी डिमांड आपकी बोल्शेविक की, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट बैंड द बोल्शेविक एंड अरेस्ट द लीडर्स। तो उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, बैन कर दिया किसको? बोल्शेविक्स को, है ना, और उसके लीडर्स को भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बोल्शेविक को बैन किया था, है ना, और उसके लीडर्स को अरेस्ट किया था, तो उसकी वजह से सारे जो बोल्शेविक के लीडर थे वो देश से चले गए थे, जिसमें लेनिन भी एक थे, तो जिन्होंने उस समय देश छोड़ा था, है ना। तो बोल्शेविक के सभी जो लीडर थे वो अरेस्ट हो गए। उसके बाद जो रशिया की आर्मी थी, ठीक है ना, उसने कोशिश की वो कूप करे, कूप का मतलब तख्ता पलट कर दे, और ये इसने कब करने की कोशिश की थी? अगस्त में, ठीक है ना। तो जो आर्मी थी रशिया की, उसने कोशिश की कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसका वो तख्ता पलट कर दे, कूप कर दे, ठीक है। उसके बाद ठीक जो मेंशेविक थे, है ना, उनके जो लीडर क्रेनेस्की थे, उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था, है ना, उन्होंने बोल्शेविक से मदद मांगी, है ना। क्यों बोल्शेविक से मदद मांगी उन्होंने? क्योंकि बोल्शेविक के पास रेड गार्ड थे। अच्छा, जो रेड गार्ड थे वो एक्चुअली मिलिटास थे, है ना। मिलिटास यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो रेड गार्ड थे उनके पास स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग थी, ठीक है ना। तो वो रेड गार्ड थे और उन्होंने गवर्नमेंट को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को यहाँ डिफेंड किया, है ना, रशिया की आर्मी के विरुद्ध, ठीक। उसके बाद जो रेड गार्ड थे वो कहाँ पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया? सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने जो कूप था, जो तख्ता पलट था रशियन गवर्नमेंट का, रशिया की जो आर्मी का, उसको पूरी तरीके से बच्चों फेल कर दिया, ठीक। तो जो रेड गार्ड थे स्टे ऑन इन द पेट्रोगार्ड एंड आफ्टर द कूप फेल्ड। तो जब कूप फेल हो गया, जब तख्ता पलट नहीं कर पाए, तो जो पेट्रोगार्ड थे, जो आपकी रेड गार्ड थी, ठीक है ना, वो कहाँ पर रहना शुरू कर दिया उसने? उन्होंने पेट्रोगार्ड में ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पर स्टे करना शुरू कर दिया। लेनिन रिटर्न एंड गिव हिज फेमस स्पीचेस। अभी जितने भी हम संदर्भ पढ़ रहे थे इसमें लेनिन कंट्री में था ही नहीं, लेकिन जब लेनिन वापस आया तो उसने क्या किया? उसने अपनी फेमस स्पीचेस दी, ठीक है ना, जिसको हम रशिया में बहुत फेमस स्पीचेस हैं, है ना। तो जिसमें उसने क्या कहते हैं, बताया कि किस प्रकार की गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसे फॉर्म होनी चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट आइडियल होती है। तो इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा उसने मास अट्रैक्शन वाली स्पीचेस अपनी दी थी, किन्होंने? लेनिन ने। अगला जो फेज़ आया उसमें सोवियत यानी कि वर्कर यूनियंस, ठीक है ना। तो वर्कर की जो यूनियंस थी या जो कैबिनेट्स थी यहाँ पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री आर अंडर बोल्शेविक, ठीक है ना, एंड कंट्रोल, बोल्शेविक कंट्रोल एंड हेल्प इन चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसको चेंज करने के लिए जो सोवियत बनाई गई थी, वर्कर की जो सोवियत थी, है ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बार। लियोन्स जो जो लेनिन थे वो वापस आए, उन्होंने अपनी फेमस स्पीचेस दी। उसके बाद पूरे अराउंड द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में वर्कर की यूनियंस बन चुकी थी, जिसको हम सोवियत कहते हैं, ठीक है। तो जो यूनियन बन चुकी थी वो किसके अंडर थी? वो थी बोल्शेविक के कंट्रोल में, ठीक है। एंड हेल्प टू चेंज द गवर्नमेंट, और उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को चेंज करने के बारे में सोचा, ठीक है। जिसके मेंशेविक क्या बनाए थे, मैंने बताया था कि मेंशेविक फ्रिक्शन के क्या बने थे? वो पीएम बने थे, है ना। तो पूरी गवर्नमेंट को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को उन्होंने चेंज करने की यहाँ पर कोशिश की, ठीक है। सो फाइनली अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, सेकेंड फेज। सो जो सोवियत्स थे, सोवियत मीन्स जितने भी वर्कर काउंसिल थे ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, रशिया में, उन्होंने बोल्शेविक की हेल्प की, यानी कि वो बोल्शेविक के साथ जुड़ गए, ठीक है। और उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए अक्टूबर रेवोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट किया। ये जो रेवोल्यूशन था, अक्टूबर रेवोल्यूशन बच्चों, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, ठीक है।
और कोई भी कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई थी, ठीक। तो जो सोवियत काउंसिल थी, सोवियत मतलब वर्कर काउंसिल है ना, वो सब बोल्शेविक के साथ हो गए यहाँ पर। और अक्टूबर 24 और 25 का जो अक्टूबर है उस दिन तख्ता पलट हुआ, यानी कि उस दिन जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट थी वो आ गई। कैसे क्या हुआ, सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, यानी कि जितने भी स्कूल थे, टेलीग्राफ ऑफिस थे, पोस्ट ऑफिस थे, है ना, सभी भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, है ना, उस पर रेड गार्ड्स ने उनको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उनको अपने कब्जे में कर लिया, है ना। सो ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग इन पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग आर कैप्चर्ड बाय बोल्शेविक ओवरनाइट। तो उसी दिन रात में ही सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग में, उसको कैप्चर कर लिया गया, किसके द्वारा, बोल्शेविक के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर बोल्शेविक की गवर्नमेंट आ गई फिर। तो बोल्शेविक कैप्चर ऑल द मेजर सिटीज़, और कुछ ही दिन में बोल्शेविक ने सभी रशिया की मेजर सिटीज़ को कैप्चर कर लिया, इंक्लूडिंग मॉस्को, ठीक। तो फिर उस प्रकार से जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई, मेंशेविक की गवर्नमेंट का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। अब जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट आई तो बोल्शेविक के जो लीडर थे वो कौन थे बच्चों, लेनिन उसके लीडर हुए, ठीक। तो बोल्शेविक गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुई। उसके बाद जब बोल्शेविक अक्टूबर रेवोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है, बोल्शेविक की गवर्नमेंट आती है, रशिया की हिस्ट्री का एक दूसरा इतिहास, दूसरा जो अध्याय है वो शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं रशियन सिविल वॉर, ठीक है, यानी कि गृह युद्ध। यहाँ पर ये रशियन सिविल वॉर हुआ और अक्टूबर के बाद ही, यानी कि ये नवंबर में ही स्टार्ट हो गया था 1917 में, और ये 2022 नवंबर तक चला, ठीक। तो ये इसकी डेट है, आप लोग नोट कर सकते हैं डेट, सिविल वॉर की डेट है ये। ये हुआ था रेड वर्सेस वाइट में, ठीक। अब रेड कौन थे और वाइट कौन थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेड थे वो रेड आर्मी के लिए कहा गया है, जो कि किसकी आर्मी थी, बोल्शेविक की आर्मी थी, ठीक। वाइट में बताता हूँ कि वाइट जो लोग थे उसके अंदर कौन कौन आता था। 20 से 30 लाख लोग, 20 से 30 लाख भी होंगे, 20 to 30 लाख लोग मारे गए, यानी कि कैजुअलिटीज हुई, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो सिविल वॉर था, ये मैंने बताया आपको को, पहले मेंशेविक की गवर्नमेंट थी, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट। मेंशेविक की गवर्नमेंट को हटा के आई बोल्शेविक की गवर्नमेंट, ठीक। बोल्शेविक की गवर्नमेंट आई जिसके लीडर थे आपके लेनिन, ठीक। तो बोल्शेविक की गवर्नमेंट आई जिसके लीडर हुए लेनिन। उसके बाद यहाँ पर रशियन सिविल वॉर हुआ, जो कि 1917 से 1922 तक चला, ठीक। ये नवंबर में ही स्टार्ट हो गया था अक्टूबर के बाद, जिसमें 20 से 30 लाख लोग की मृत्यु हुई, यानी कैजुअलिटी हुई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाइट कौन था और रेड कौन था, यानी कि व्हाइट के साथ कौन कौन कंट्रीज थी और कौन कौन सी ग्रुप्स मौजूद थे, और रेड में कौन था, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिविल वॉर। तो रशियन सिविल वॉर की अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो रशियन सिविल वॉर था वो, जैसे कि मैंने बताया था, नवंबर 1917 से लेके 1922 तक ये चला था, और इसमें दो लोग थे, जैसे कि मैंने बताया था, एक थे वाइट और दूसरी साइड थे आपके रेड। जो वाइट थे, अब हम देख लेते हैं कि वाइट के अंदर कौन कौन से लोग जो थे वो वाइट को सपोर्ट कर रहे थे। वाइट फ्रिक्शन के अंदर कौन कौन था। सबसे पहले तो जो वाइट के अंदर थे वो थे सपोर्टर ऑफ मोनार्की, यानी कि जो राजा की जो ऑटोक्रेसी थी ज़ार की रशिया में, तो जो ज़ार की रशिया में ऑटोक्रेसी थी उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो थे आपके सपोर्टर ऑफ मोनार्की। तो ये वाइट फ्रिक्शन का हिस्सा थे, ठीक। उसके बाद जो थे वो थे लैंडलॉर्ड और एरिस्टोक्रेट्स। अब जो एरिस्टोक्रेट्स और जो लैंडलॉर्ड थे वो यहाँ पर वाइट फ्रिक्शन का हिस्सा इसलिए बने थे क्योंकि उनको पता था कि जब ये गवर्नमेंट, अगर जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट है वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक, यानी कि जो सोशलिस्ट के सिद्धांतों पर चलती है, यानी कि जो समाजवाद के सिद्धांतों पर चलती है, और उसके हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। और जो लैंड रिफॉर्म्स में होगा क्या, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे और जो एरिस्टोक्रेट्स होंगे, है ना, उन सब की लैंड ले ली जाएगी और वो सब समाज का हिस्से में आ जाएगी, यानी वर्कर और प्लीजेंट्स को दे दी जाएगी, ठीक। तो इसलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो एरिस्टोक्रेट्स थे, है ना, वो लैंड रिफॉर्म से घबराए हुए थे और इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया किसको बच्चों, वाइट्स को। उसके बाद चर्च और क्लर्जी,
अच्छा, जो चर्च और क्लर्जी थे इनको पता था कि जो गवर्नमेंट है ना, जो बोल्शेविक की गवर्नमेंट है ये सेकुलर गवर्नमेंट है, यानी वो किसी एक रिलीजन को यहाँ पर फेवर नहीं करेगी। इसीलिए जो चर्च और क्लर्जी के जो स्पेशल राइट्स अधिकार प्रिविलेजेस हैं वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट आ गई किसकी, बोल्शेविक की। तो यहाँ पर जो वाइट्स को चर्च और क्लर्जी भी सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से। और उसके बाद मेंशेविक की जो सत्ता छीनी थी किसने, बोल्शेविक ने, इसलिए मेंशेविक भी किसको सपोर्ट कर रहे थे, वाइट फ्रैक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक, इसके अलावा कुछ कंट्रीज थी जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कि सोशलिज्म को नहीं मानती थी, इसीलिए वो वाइट को सपोर्ट कर रही थी। और वो वाइट को सप्लाई कर रही थी क्या, मनी सप्लाई कर रही थी और आर्मी सप्लाई कर रही थी, ताकि जो सिविल वॉर है वो आगे बढ़े और सिविल वॉर में वाइट जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दूसरी साइड थी वाइट के, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड आर्मी, जिसको मैंने बताया था, ठीक, जो रेड आर्मी किसकी थी, बोल्शेविक की थी। अब जो रेड थे वो रेड आर्मी बन चुकी थी, ठीक, और 3 साल का जो सिविल वॉर चला उसके बाद फाइनली जो वाइट थे वो डिफीटेड हो गए, यानी कि जो वाइट थे वो हार गए। ज़ार और उसकी जो फैमिली थी, ज़ार और उसकी जो फैमिली थी, ज़ार एंड इट्स फैमिली, वो एग्जीक्यूटेड, यानी कि उसका कत्ल कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो राजशाही पूरी तरीके से ख़त्म हो गई यहाँ पर और वाइट डिफीट हो गए। उसके बाद जो बोल्शेविक थे वो बन गए आपके कम्युनिस्ट। मैंने बताया था ये जो लेनिन थे वो कम्युनिज्म की थ्योरी पे वर्क करते थे। उन्होंने कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी, है ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया था, है ना, और उन्होंने इसको सोशलिस्ट एक्सेप्टेंस दी थी, ठीक, और इन्होंने इसको फॉलो किया था। अब जो रशिया था वो बन गया यूएसएसआर। रशिया को रशिया इज एस्टैब्लिश्ड, यूएसएसआर इज एस्टैब्लिश्ड एज वन पार्टी। अब जो रशिया था उसको यूएसएसआर का नाम दे दिया गया। यूएसएसआर का नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सोशलिस्ट रिपब्लिक देश भी आ रहे थे, मतलब काफ़ी सारी कंट्री ऐसी थी जो यूएसएसआर से जुड़ गई थी, इसलिए इसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का नाम दे दिया गया। यूएसएसआर इस्टेब्लिश हो गई उसके बाद, ठीक, और ये सिर्फ अब एक ही पार्टी थी, ठीक, 2 पार्टी बोल्शेविक और मेंशेविक, इसके दूसरे जो फ्रिक्शन था मेंशेविक वो ख़त्म हो चुका था। लेनिन इसके पहले प्रीमियर थे, प्रीमियर मीन्स लीडर, ठीक है, पहले लीडर थे ये इसके। उनका ये मानना था कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेस्ट्रिएट मीन्स वर्कर। तो उनके इस सिद्धांत पर, प्रोलेस्ट्रिएट वाले ये सिद्धांत पर उन्होंने जो यूएसएसआर था उसकी फॉर्मेशन की, और यूएसएसआर की जो फॉर्मेशन हुई उसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया ये हमारी जो चैप्टर था रशियन रेवोल्यूशन उसका सेकंड पार्ट था, ये समरी जो मैंने समराइज किया है यहाँ पे चैप्टर को। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके गाइस।